दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सैलरी के ऊपर। किसी की भी इस लॉकडाउन के दौरान या इससे पहले कभी भी सैलरी नहीं दी गई है उसके मालिक के द्वारा, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, और उसे इलीगल टर्मिनेट कर दिया गया, अनजस्टिफाइड टर्मिनेट कर दिया गया, विदाउट एनी रीज़न उसे निकाल दिया गया है, तो उसे क्या स्टेप लेने चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? सैलरी इशू और अनजस्टिफाइड टर्मिनेशन, व्हाट टू डू, वेयर टू गो। दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप है लीगल नोटिस फॉर रिकवरी। इसके अंदर हम लीगल नोटिस सर्व करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, ताकि हम उसे एक चांस दे सकें अपनी सैलरी या फिर डिडक्शन को वापस लेने का। लेकिन हमें हमेशा अपना लीगल नोटिस किसी एडवोकेट के थ्रू ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो उसमें कोई लीगल टर्म डाल देता है जिसका गुड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे केस पर। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, कंप्लेंट टू लेबर कमिश्नर। जब भी हमारा मैन्युफैक्चरर, हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी काट लेगा, डिडक्ट कर लेगा या फिर हमें सैलरी नहीं देता, तो हम अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं लेबर कमिश्नर के पास, जो कि उस कंप्लेंट पर एक्शन लेता है। और अगर वो उस पर एक्शन लेने में फेल हो जाता है तो वो उस कंप्लेंट को रेफ़र कर सकता है लेबर कोर्ट में, जहाँ पर पूरे एक पर्टिकुलर केस की तरह हमारे कंप्लेंट पर कार्रवाई होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने स्टेप 3 की, फाइल सूट और केस। मीन्स हम अपना केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 33 क्लॉज सी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर। इसके अंदर हम किसी भी कोर्ट में अपना केस डाल सकते हैं और रेमेडी पा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेप 4 की, फाइल कंप्लेंट अंडर इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत। हम अपनी कंप्लेंट थाने में भी फाइल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमें अपने केस की सारी डिटेल्स लिखनी होंगी। हमारी सैलरी कितनी थी, कितनी मिली है हमें, और कितना डिडक्शन हुआ है उसमें। दोस्तों हमारा लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कंप्लेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 447 रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी और इलीगल अनजस्टिफाइड डिडक्शन ऑफ सैलरीज। इसके अंदर पनिशमेंट होगी विच इज नॉट लेस देन 6 मंथ एंड एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स, और फाइन विच इज 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट डिडक्ट बाय आवर एम्प्लॉयर। क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने अगर हमारा जो भी अमाउंट काटा हो उसके 3 गुना उसे फाइन पे करना होगा हमें। दोस्तों हमारी इसी परेशानी को सुलझाने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसने इन्हीं समस्याओं पर वर्क किया था। कभी भी हमारी सैलरी काट दी जाती है, कभी भी हमें बिना बताए या फिर गलत तरीके से हमारी नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं? एक्ट डील्स विद बाय द एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन हो गया? मालिक। एम्प्लॉय कौन हो गया? जो भी वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी दी जा रही है किसे? एम्प्लॉय को। उसी रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, उसी कंडीशन को विजिलेंस करने के लिए हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया है। गाइस अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्यों आया, क्या ज़रूरत थी जो हमें इस एक्ट को लाना पड़ा, क्या इशू आ रहे थे, क्या परेशानियां एम्प्लॉयज़ को फेस करनी पड़ रही थी। बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की परेशानी होती हैं। कोई भी वर्कर है वो 3 प्रॉब्लम फेस करता है। पहली फर्स्ट है हमारा अनटाइमली पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी। मीन्स कभी हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है और कभी हमें सैलरी दी ही नहीं जाती है। जो हमारा मालिक है, एम्प्लॉयर है, वो बहाने लगाता रहता है नए नए तरीके के, ताकि हमें सैलरी ना मिले। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनजस्टिफाइड डिडक्शन। जो हमारा मालिक है, एम्प्लॉयर है, वो किसी भी तरह से, किसी भी रीज़न से हमारी सैलरी काट लेता है और कोई भी पेनल्टी इम्पोज कर देता है हमारे ऊपर, उससे हम कहते हैं अनजस्टिफाइड डिडक्शन। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इलीगल टर्मिनेशन। इलीगल टर्मिनेशन में क्या होता है? हमें बिना किसी रीज़न या फिर कोई भी फेक रीज़न देके नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। किस पर ये एक्ट अप्लाई होगा और किस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें हमें बेसिकली 4 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट, एवरी फैक्ट्री, किसी भी तरीके की कोई भी फैक्ट्री जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश है, हर किसी पर यह एक्ट अप्लाई होगा। सेकंड, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय आते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट करे गए हों, चाहे डायरेक्ट रेलवे ने अपॉइंट करे हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर अपॉइंट हुए हैं, वो सब इस एक्ट के अंदर आएंगे। ये एक्ट इन सभी पर अप्लाई होगा। हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑल द इंडस्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट। जितनी भी हमारे सामने इंडस्ट्री है, इसकी हम आगे बात करेंगे। इंडस्ट्री में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं और सभी इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इसकी हम नेक्स्ट पेज पर बात करेंगे। और लास्ट आता है एनी अदर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट लाती है उसके अंदर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। तो देखते हैं, इंश्योरेंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस प्रोडक्ट, कॉटेज, रिटेल टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये सभी
हमारे इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंडर आएंगे। अगर आप इनमें से किसी के अंडर काम करते हैं तो हाँ, आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के थ्रू अपनी सैलरी वापस ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इलीगल निकाल दिया गया है तभी आप एक्शन ले सकते हैं। दिस इज लीगल हब, एडवोकेट अंकित ठाकुर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।